हेलो। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पेपर फोर का जो फोर्थ फैम में हुआ था पेपर फोर का सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है। और सही करने पे आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत करने पे आपको माइनस मार्किंग है, -1 मार्किंग है। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को एक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे एक पुली सिस्टम दिया गया है, एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम। ठीक है। और ये एंगल को ध्यान से देखिएगा, इधर से एंगल 60 डिग्री है। ठीक। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमको मास कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच क्या रिलेशन होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसका हमें क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि पुली है, तो ये किसी धागे से पुली पे लगा हुआ है, तो यानी कि इस पर अगर टेंशन टी लग रहा है तो इस पर भी टेंशन टी लग रहा होगा टूवर्ड्स पुली। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी एक टेंशन टी लग रहा होगा टूवर्ड्स पुली। ये मास एम है, तो यहाँ एक ग्रेविटेशनल एक्सलेशन भी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एम जी, यानी कि नीचे की तरफ एक एम जी लग रहा है, जो कि ये टी इसको क्या कर रहा है, बैलेंस करे हुए। अब इधर एक कैपिटल एम है, ये भी एक, इस पर भी एक नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो क्या है, कैपिटल एम जी। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है स्मॉल एम के बीच, स्मॉल एम जी, यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी, एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब ये सिस्टम क्या है, पूरा इक्विलिब्रियम में, ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही ये नीचे आ रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी। ये फोर्स इससे कंट्रोल्ड है। ये तो हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे ये टी लग रहा है, तो अब हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इस फोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस 60, क्योंकि एंगल के साथ है। जो एंगल दूसरा है वो क्या हो जाएगा, साइन 60, टी साइन 60। तो हमारा ये जो टी टेंशन फोर्स है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट में, यानी कि टी साइन 60 और टी कॉस 60। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी जो टेंशन है, ये भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टी कॉस 60 एंड टी साइन 60। ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब केवल ये वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे, यानी कि टी साइन 60 प्लस टी साइन 60 इज इक्वल टू एम जी, यानी कि 2t साइन 60 इज इक्वल टू एम जी। अब टी की वैल्यू को हम रख दें, टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम जी। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू हमें पता होती है √3/2। क्लियर, जी से जी कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू √3 स्मॉल m। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक रॉड दे रखी है, यूनिफॉर्म रॉड, जिसकी लेंथ l है, और हमें पॉइंट बी पे बताना है कि ये कितना इनके बीच में टेंशन लग रहा है इस जगह पे, और ये ए से वाई डिस्टेंस की दूरी पे है। पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मास है, कैपिटल एम। ठीक। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं अपनी रॉड को, एक सी से लेके बी तक की और बी से लेके ए तक की। और अब हमें ये यहाँ पे टेंशन पता करना है। ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हमने क्या करा, इस रॉड को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और इसको किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, या नहीं भी करा तो हमने इसको देखा कि ये जो सरफेस है, ये इस पर फोर्स लगा रही होगी एफ, तो ये भी सरफेस इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगा रही होगी, एक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था हमारा F1 और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था F2। तो अब हम अगर पूरा देखें, अगर पूरे होल सिस्टम को देखें, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज दैट ये पूरा एक्सेलरेशन इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कैपिटल ma। अब इस छोटे वाले सिस्टम को देखें, F1 माइनस F, ये वाला F1 है और ये F, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, ये छोटे वाले सेक्शन का मास, मास ए बी इंटू एक्सेलरेशन। छोटे वाले सेक्शन का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इंटू ये जो हमारी लेंथ है y अपॉन टोटल लेंथ। तो ये छोटे वाले सिस्टम का मास हो जाएगा इंटू एक्सेलरेशन। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू एम वाई अपॉन ए। अब हमको प्रॉब्लम कर रहा था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, F1 माइनस F2 अपॉन कैपिटल M से। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब हमें क्या देख रहे हैं, अब हमें फोर्स की वैल्यू बतानी थी, इनके बीच में फोर्स कितना है, इस कैपिटल F की फोर्स। ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया।
ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, मास से मास कैंसिल हो गया, ठीक है, ये मास और ये मास हमारा कैंसिल हो गया, y/L। सब तरफ हमने क्या करा, F1 और F2 को एक तरफ कर दिया और कैपिटल F को एक तरफ कर दिया, यही फोर्स हमें पता लगाना था। ये फोर्स अब हमारा सिंप्लीफाई हो गए दिस, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पानी आ रहा है जो 3 मीटर पर सेकंड से ए क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप में जा रहा है, और यहाँ से ए क्रॉस सेक्शन वाले एरिया से पानी निकल रहा है और उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो गई है 1.5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से भी पानी कितना निकल रहा है, ये 1.5 मीटर का एरिया है और यहाँ कुछ v वेलोसिटी से निकल रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि v वेलोसिटी ये कितनी होगी पानी की निकलने की। तो जब कभी भी इस तरीके के हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं, जितना इनपुट हमारा वॉल्यूम होगा, पानी जितना एंटर करेगा उतना ही पर सेकंड हमारा पानी यहाँ से बाहर भी निकलेगा, यानी कि वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटगोइंग फ्रॉम पर सेकंड, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे V1 हमारा एंटर कर रहा है वॉल्यूम, ये स्मॉल v है, ये स्पीड है, और ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हमारा v प्लस V2 वॉल्यूम हमने ले लिया, आउटगोइंग दो पार्ट से हमारा बाहर निकल रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो एरिया इंटू स्पीड, ठीक है, टाइम हमने ले लिया 1 सेकेंड, टाइम हमने क्या ले लिया 1 सेकेंड के लिए टाइम। तो एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू एरिया इंटू स्पीड प्लस एरिया इंटू स्पीड, इस तरह के हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट वाले जब एंटरिंग एरिया कितना था, कैपिटल ए, V1 की स्पीड थी, किससे बाहर निकल रहा था 1.5 ए के बाहर निकल रहा था, V की स्पीड थी। दूसरे का एरिया ए था और वॉल्यूम और स्पीड V2 थी। सबकी हमने वैल्यूज़ ए से हम क्या देख रहे हैं, ए कैंसिल आउट कर दें, तो V1 इज इक्वल टू 1.5V प्लस V2। तो V1 क्या है, V1 हमारी 3 मीटर पर सेकेंड, V2 कितनी थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें V निकल आएगी, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है कि एक मास जब दूसरे मास से टकराता है और दूसरा मास स्टेशनरी होता है, तो ये आप लोगों ने कोलिजन वाले में भी पढ़ा था, जब एक मास दूसरे मास से टकराएगा तो होगा क्या कि ये अपना, अगर इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो ये पहला वाला मास स्टेशनरी हो जाएगा और दूसरा वाला मास उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा जिस वेलोसिटी से ए से टकराएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंपल देखा था। तो ए कम्स टू रेस्ट एंड बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, पार्टिकल इज थ्रोन अबव फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने किसी चीज़ को ऊपर फेंका है। तो कोई भी चीज़ जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कम होती चली जाती है। तो जब हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इस ग्राफ को देखें तो यहाँ हम देखें t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वापस लौटना शुरू कर देता है, ठीक है, वापस लौटना शुरू कर देता है, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी नेगेटिव यानी कि टूवर्ड्स अर्थ की तरफ या हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वेलोसिटी फिर से क्या होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। दिस इज शोज डायरेक्शन। अगर यहाँ पे ये स्पीड होता है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती बल्कि यहीं से ग्राफ ऊपर हो गया होता। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v नेगेटिव हो सकता है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है m का जो √3 kg का है, इस पे एक डायरेक्शनल एक 60 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाया गया है, ठीक है। और ये वैल्यू हमको पूछी गई है कि कितनी होगी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें एक फोर्स लग रहा है, तो इसमें भी हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो ये एक ज़मीन है जिस पे कुछ फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक इसके हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये अगर 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F cos 60 टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा F sin 60 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फोर्स को हमने दो डायरेक्शन में बदल लिया इसके कंपोनेंट्स में।
अब हम मास है तो मास का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो होगा mg। अगर कोई चीज़ ज़मीन पे रखी गई है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, वो टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो कितने फोर्स होगा, एक फोर्स ये, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें एक और एक फोर्थ फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लगने वाले फोर्स का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको स्मॉल f से डिनोट करा गया है। ठीक, तो अब ये चारों फोर्स हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल को वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हम क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे किसके बराबर हो गया, F cos 60 के। फ्रिक्शनल फोर्स होता है कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, F cos 60, ये हमारे फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्मूला होती है। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखें, n इज इक्वल टू F cos 60 प्लस mg के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम 1 में n की वैल्यू को पुट कर दें, n की वैल्यू पुट कर दें। ठीक, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, g की वैल्यू 10 दी गई है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अभी क्लास 9th में हैं तो साइन 60 और cos 60 की वैल्यू पता नहीं आप लोग को अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इस चीज़ को, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के स्टूडेंट इसको आसानी से समझ पाते हैं कि साइन 60 और cos 60 क्या है। ठीक, तो f यहाँ म्यू की वैल्यू दी गई 1/2√3। क्लियर, तो सबकी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, यहाँ f हो गया f/2। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, f/4 इज इक्वल टू 5। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज 20 न्यूटन का लग रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पार्टिकल है, वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है 1 सेकेंड तक, फिर उसके बाद फिर वो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा रहता है 1 सेकेंड तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो अगले नेक्स्ट सेकेंड फिर वो 1 के एक्सेलरेशन से चल रहा है, और फिर उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है अप टू 10 सेकेंड तक वो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे हम एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमें एक ट्रायंगुलर एरिया नज़र आ रहा है, ए इज इक्वल टू 1 का स्लोप है, यानी कि जितनी बेस होगी उतनी ही हमारी हाइट भी होगी। तो ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा, ए इज इक्वल टू 1 तभी आएगा। तो दिस इज एरिया कितना हो जाएगा, 1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का एरिया 1 है तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये एक हमारा स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1 एरिया 1। ये एक हमारा एक ट्रेपेजियम या ट्रायंगल प्लस स्क्वायर को सम कर सकते हैं, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा। और फिर ये एक हमारा रेक्टेंगल है जिसकी हाइट कितनी है 2, और ये ब्रेड्थ है हमारी 3 to 7 कितनी हो जाएगी, 3 से लेकर 10 तक 7, तो 7 इंटू 2 इज़ 14। सारा एरिया को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 17 मीटर। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको हम एरिया मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक बॉल है जो ऊपर से नीचे गिराई जा रही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिर रही होगी। अब पानी में गिरने के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज नहीं हुई और उसी वेलोसिटी से गिरता चला जा रहा है। ठीक है, तो नीचे क्या होता है, जब कभी कोई चीज़ पानी के अंदर जब जाती है तो उसमें एक टर्मिनल वेलोसिटी लग जाती है। ये चीज़ आप लोग फ्लूइड के अंदर देखेंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, जब कोई चीज़ पानी में गिराई जाती है तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9I² ρ-1/η इंटू जी। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। ये फ्लूइड चैप्टर में आप क्लास 11th के फ्लूइड चैप्टर के अंदर इसको आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हो गई हमारी √2gh, v² इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि u तो 0 था। ठीक है, अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें और डायरेक्ट हम किसकी वैल्यू निकाल दें, हाइट की। तो किस हाइट से गिर रहा है, h इज इक्वल टू 2/81 r⁴ ρ-1/η²।
दिस इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन इसलिए टफ था क्योंकि आप लोग को टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स पार्ट थोड़ा सिंपल है। यहाँ पे हमें x दे रखा है 2 माइनस रूट 3 एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू के की वैल्यू पता लगानी है, यानी कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के है तो के स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करें, x दे रखा है तो x स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस रूट 3, 1/x स्क्वायर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो 2 प्लस रूट 3 हो जाता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दे रखा है, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 4 डिग्री पॉलिनोमियल दी गई है। ठीक है, उसका लेंडिंग टर्म नहीं लीडिंग टर्म मतलब x की पावर 4 जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ हमारी पॉलिनोमियल हम कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में p1 p2 p3 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये 0 आ रहा है तो ये इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। आप कह रहे हैं लीडिंग टर्म कोएफिशिएंट मतलब इज इक्वल टू 1, x की पावर 4 जो है 1 है। सपोज दैट हमारा फोर्थ फैक्टर यानी कि 4 टर्म की थी तो पहला एक फोर्थ टर्म हमने मान लिया x माइनस ए, बाकी 3 टर्म तो हमें गिवन ही है। ठीक, तो हमारी पॉलिनोमियल ये हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल में हम -1 की वैल्यू को पहले पता करें, तो -1 हो गई 24 1 प्लस ए। पॉलिनोमियल 0 की वैल्यू पता करें, मतलब x की जगह 0 पुट करके देखें 6 से, 4 की वैल्यू पुट करें तो 24 माइनस 6 से 5 पुट कर दें तो ये, तो हमें पता करना था p-1 प्लस p5 p0 p4, इन सब की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दी है और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल रहा है, दिस इज 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किल है जिसका ये सेंटर है और रेडियस है 2। अब कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो यानी कि सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट हो गया XY, तो डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देख लें, डिस्टेंस फार्मूला रख दें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो XY के टर्म में हमारा ये आ गया। अब हम चारों जो कोऑर्डिनेट हैं जो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को, वही हमारा आंसर होगा। तो हमने देखा फर्स्ट को हमने जब रखा तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 11th का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब ये हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने एक मिरर रख दिया है। ठीक है, और पॉइंट -3 को देखा है, पॉइंट -3 प्लस 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें यहाँ नज़र आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में -3 -2 पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले में देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा मैं क्वेश्चन नंबर 25, 1 की पावर 29, 2 की पावर 2019, 3 की पावर 2019, दिस इज़ डिवाइडेड बाय 2019। रिमाइंडर पता लगाने, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा था बहुत बार आते हैं। आप केवल रिमाइंडर के ही क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कई सारे रिमाइंडर के ही क्वेश्चंस आए, सारे पॉलिनोमियल और रिमाइंडर के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी रिमाइंडर के क्वेश्चन देख सकते हैं बस उनको देख के आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2019 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखेंगे, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b, रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म और 2018, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2018 लिख सकते हैं 2019 को, 1 प्लस 2018। इसी तरह हम 2 की पावर 2019 और 17 को 2 प्लस 17 लिख सकते हैं। ऐसे ही सारे टर्म लिखते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में हमारे 2 टर्म बच जाएंगे, 2019 और 2020। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स के रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, अब हमारे ये 2 टर्म बचेंगे लास्ट में। अब ये टर्म अगर हम देखेंगे तो ये टर्म पूरा का पूरा इससे क्या है, डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल दिख रहा है। ठीक है, तो अगेन इसका भी जो हो जाएगा जो रिमाइंडर होगा वो 0। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसको अगर हमें देखना है इस टर्म को, तो वैसे तो हमें सीधा ये नज़र आ रहा है कि इसके बाद अगला टर्म इस 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से भी अगर हम लोग इसको ओपन कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें और एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं,
तो बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो इसको आप क्लास 11th के बाइनोमियल थ्योरम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1। बाइनोमियल थ्योरम से देखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो इस पूरे होल सिस्टम का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ 26 फिर से वही रिमाइंडर वाला आ गया है, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर वाले में क्या है, ये फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का सम। फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे चलता जा रहा है और उनका सम है। तो ये सम क्या है, अप टू 100 फैक्टोरियल तक का सम है। तो इनकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, इसी तरह 4 फैक्टोरियल की 4 इंटू 3 इंटू 2 होती है, ऐसी एंड सो ऑन चलती चली जाएगी। तो इनकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, 1 + 2 + 6 + 24 एंड सो ऑन। अब हम देख रहे हैं कि हमको इसको किससे डिवाइड करना था, 24 से। तो हमें पहला टर्म 24 तो देखना ही था कि 24 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके पहले के हम छोड़ देंगे, अभी 24 देखेंगे। तो इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सब में 24 एक फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। तो हमने इसको देखा, तो सब में देखा 24 इंटू 5, 720 का देखा, 24 इंटू 30 एंड सो ऑन। जितने भी टर्म होंगे सब में 24 का फैक्टर जरूर होगा। तो यहाँ से हमने 24 कॉमन ले लिया, 1 + 5 + 30 एंड सो ऑन अप टू जो भी आप 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है वहाँ तक जाएगा। 24 तो एक फैक्टोरियल हो ही गया, ठीक है। इस पूरे टर्म को सपोज दैट मैंने x मान लिया, तो यानी कि 24 तो इससे डिवाइड हो ही रहा है। बाकी रिमेनिंग टर्म को भी मैंने क्या करा, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो 9 + 24 x आ गया। तो ये पूरा सम आ गया। ये तो हमारा 24 से ऑलरेडी डिविजिबल हो ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 9 बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारा सीधा सीधा क्या मिल गया, 9 रिमाइंडर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 में हम लोग देखेंगे, 27 को अगर देखते हैं तो यहाँ हमको क्या दिया गया है, एक 4 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। अब मोनिक वर्ड, मोनिक मीन्स x की पावर 4, 4th डिग्री मतलब x की पावर 4, और मोनिक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो 4 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल को हम देख रहे हैं, तो हमने एक मोनिक पॉलिनोमियल ले लिया, ये जिसकी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, f ऑफ -3 पता कर लिया, f ऑफ -1 पता कर लिया, f ऑफ 0 पता कर लिया, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 4, जितने भी फंक्शंस हमको दे रखे थे सारे टर्म्स हमने निकाल लिए और इक्वेशन बना ली 1, 2, 3 एंड 4। अब कितने अननोन यहाँ पे देख रहे हैं, a b c d, ठीक है। 4 अननोन है, तो हमको एटलीस्ट कितनी इक्वेशन चाहिए, 4 इक्वेशन चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशन हो गई। इन सब की वैल्यू हमको दी गई थी 9, 1, ठीक है, 4 एंड 16। ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पे क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इन वैल्यूज से हमें 4 इक्वेशन पता चल गई। हमने 3 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, एक इक्वेशन मिल गई। 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट करा, एक और इक्वेशन मिल गई। 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो हमको a की वैल्यू पता चल गई, या b + c = 2, एक और इक्वेशन मिल गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर फिर से सॉल्व करें, ठीक है, तो फिर से हमको सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करके एक और इक्वेशन मिल गई है, b - c, यानी कि इक्वेशन नंबर 7 और 8 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको b की वैल्यू और c की वैल्यू भी मिल जाती है और d की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह हमें a b c d सबकी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, अब हमें फाइंड करना था 2 × f1 - f0। तो इसकी वैल्यू हमने ऊपर से देख के पुट कर दी और f0 की वैल्यू पुट कर दी, d से d कैंसिल हो गया, a b c की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें 10x, x की वैल्यू पता करनी है क्या होगी। अगर ये एंगल C इज़ 80 डिग्री हमें दिया गया है, तो और ये एंगल हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो ये अगर 80 है तो ये एंगल कितना होगा, 100 होगा। अब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 50-50 में बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये एक ट्रायंगल बन गया। पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये एंगल हमें मिल गया, ये एंगल इज़ 50 डिग्री और ये हमें क्या दिया गया है, 10x के बराबर दिया गया है। 10x = 50, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5,
ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, फिर से वही देखिए रिमाइंडर वाला, सारे के सारे क्वेश्चंस रिमाइंडर ही रिमाइंडर है। ठीक, तो रिमाइंडर पे बहुत अच्छी से तैयारी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक हमको एक पॉलिनोमियल दी गई है और ये अगर इससे x-1 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमें 5 मिलता है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो हमको रिमाइंडर क्या मिला था 5। इसको सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन मिल गई। अगर x+1 से डिवाइड होता है x-1 तो रिमाइंडर हमें मिलता है 19। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो हमको इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 19। तो इससे हमें एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें a और b की वैल्यूज़ मिल जा रही हैं, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 5। अब हम फिर से वापस अपनी इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये हमारी पॉलिनोमियल थी। ठीक है, a और b की वैल्यू को हम रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता करना था f2, तो x की जगह हम 2 पुट कर दें, वैल्यू को निकाल दें, दिस इज 10। लेकिन हमें पता लगाना था f(2)/2 की वैल्यू, तो यानी कि 10/2 यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 5। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो जिस तरीके से ये दिए जाते हैं इसमें आप कुछ मत करिए, हमेशा इन लाइनों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल। अब जैसे ही आप ये एक्सटेंड करेंगे तो ये एक सीधी लाइन है, ये 110 है, तो ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 70, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं यानी कि 130 है तो ये एंगल भी 50 होगा। ठीक है, इंटरनल एंगल का सम 180 होता है दो पैरेलल लाइन का, और ये अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये 70 ये 50, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पे हम इजली b इज 60। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, डी बी सी हमें 40 दिया गया है और डी सी बी 40 दिया गया है, डी बी ए 20 दिया गया है। अब ए बी सी हमारा कितना हो गया 20 + 40 इज 60। इसका 1/12 पार्ट कितना होगा, 1/12 पार्ट इज 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। 32 में हम लोग देख रहे हैं x की पावर n p y की पावर n प्लस q z की पावर n इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। डिविजिबिलिटी वाले और रिमाइंडर वाले देखिए बहुत क्वेश्चंस हैं, लगातार चले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इसको तैयारी करके जाएगा उस अच्छा कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है जिसको हमने डिवाइड करा है इससे, तो हमको जिससे डिवाइड करना है पहले हम उसको फैक्टराइज कर लें, मिड टर्म स्प्लिट कर दें और उसके हमें फैक्टर पता कर लें, x - ay और x - bz। ठीक है, तो ये अगर इससे डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर हो गए, इसको हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम x = ay यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, रिमाइंडर 0, यानी कि इसका फैक्टर है, डिविजिबल दिया गया है। सेम एज इट इज़ x = अगर हम bz रख दें तो फिर से हमारी ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमको इस तरह दो इक्वेशन मिल गई हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो a की पावर n y की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n z की पावर n हमें मिल गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये है। ठीक है, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, a की पावर n y की पावर n से हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, y की पावर n y की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो p/a की पावर n बचेगा। ठीक है, और ये टर्म में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसी कैसी रहेगा इज इक्वल टू 0। पर a की पावर n y की पावर n किसके बराबर था, b की पावर n z की पावर n के। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। तो हम देख रहे हैं zn फिर से आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा 1 - p की पावर a की पावर n प्लस q/, ये इन दोनों टर्म को हम राइट साइड में ले गए। ठीक है, हमको इसी की वैल्यू पता लगानी थी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए बी सी इज ए क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे एंगल 60-60 के हैं। अब कह रहा है सारी साइड्स भी बराबर होंगी। अब कह रहा है ये जो डी ए साइड है ये बी ई साइड है और ये
FC साइड के बराबर है, ठीक है, एक साइड बराबर है। तो इनका जो दूसरा पार्ट होगा वो भी आपस में बराबर ही होगा क्योंकि पूरी साइड्स बराबर हैं। तो साइड एंगल साइड से ये तीनों ट्रायंगल हमको क्या नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रहे हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहे हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये अंदर वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे कैसी होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि बनने वाला ट्रायंगल कैसा होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। अब यही पूछा गया है कि ये एंगल डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, तो 60/15 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा D इज़ 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, f(x) इज ए मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, f(-1) इज इक्वल टू 0। अब फिर पूछा गया है मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बना लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारी होती है क्वाड्रेटिक, मोनिक क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू 1। तो अब हमारी मोनिक पॉलिनोमियल हो गई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। f(-1), x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हम देखें f(1) की वैल्यू रखें तो फिर एक और इक्वेशन मिल गई, f की जगह x की जगह 2 रख दें फिर एक इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या देखना था, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0 हमारा दिया गया है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, ऐड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई। तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें b और c की वैल्यू मिल जाएंगी। तो b की वैल्यू मिल गई -3/5 और c की वैल्यू मिल गई -8/5, ठीक। हमें क्या पता लगाना है, फंक्शन ऑफ 8/5 की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि x की जगह हम क्या रख दें, 8/5 का एक्स स्क्वायर प्लस b 8/5 प्लस c। अब b और c की वैल्यू भी हम यहाँ से वैल्यू पुट कर दें और पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दें तो हमें फंक्शन ऑफ f 8/5 की वैल्यू पता चल जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरह ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो गया।